Good morning, students. How are you? Okay, beta. So welcome back again. Today we will discuss principle of superposition. देखिए बेटा, principle of superposition क्या है? When two or more wave, जैसे definition लिखी है, when two or more wave ocean traveling through a medium superimpose one another, a new wave is formed with a new resultant displacement y at any instant is equal to the vector sum of the displacement due to individual wave at that instant. ध्यान से समझेंगे क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं और वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो उनका जो इंडिविजुअल वेव आएगी दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेव्स. देखिए कैसे, मान लेते हैं हमारे पास y1 y2 y3 एंड सो ऑन, ये नंबर ऑफ वेव्स हैं. तो इनका जो वेक्टर सम आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस सो ऑन प्लस yn. एक्चुअली होता क्या है, अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, मान लेते हैं हमारे पास एक वेव ये है और मान लेते हैं दूसरी वेव हमारे पास ये है. ठीक है बेटा, ये इस वेव की क्रस्ट है, ये इस वेव की ट्रफ है. ये मान लेते हैं y1 है और ये y2 है, ये इसकी क्रस्ट, ये ट्रफ. जब ये दोनों मिल जाएंगी तो मान लेते हैं कि न्यू वेव देखिए किस तरह से फॉरवर्ड होगी. जब इस वेव की क्रस्ट इस वेव की क्रस्ट के ऊपर फॉल हो जाएगी या इस वेव की ट्रफ इस वेव की ट्रफ के ऊपर फॉल हो जाएगी, देन द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विल इंक्रीज. और जो वेव आगे इंटरफेयर जो आपके पास बनेगी, फ्रिंजेस बनेंगी, वो बनेगी कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज. और जब इस वेव की क्रस्ट इस वेव की ट्रफ के ऊपर या इस वेव की क्रस्ट इस वेव की ट्रफ के ऊपर फॉल हो जाएगी तो उसका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास जो बनेगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी. देखिए बेटा कैसे, जैसे मान लेते हैं ये है आपके पास y1 वेव, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे y1, और y2 की क्या हो गई, इसकी क्रस्ट के ऊपर फॉल हो गई और ट्रफ के ऊपर फॉल हो गई, ये y2 है. तो रिजल्ट क्या निकल गया, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज. इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. दूसरी तरफ ये हमारे पास एक वेव है, ये इस वेव की क्रस्ट के ऊपर इस वेव की ट्रफ फॉल हो जाती है और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल हो जाती है. तो इसका जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल डिक्रीज. ये मान लेते हैं y1, ये y2 और ये आ गया y. इसमें ये y1 y2 और ये ऊपर क्या आ गया y. तो देखिए जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट या ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल हो जाती है तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इंक्रीज और कैसी फ्रिंज बनती है, ब्राइट कंस्ट्रक्टिव. और ये क्या हो गया, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया तो ये कैसी बन गई, डार्क या डिस्ट्रक्टिव. ठीक है बेटा, ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आगे हम करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. आइए डिस्कस करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, बेटा क्या है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर दोज विच कंटिन्यूसली एमिटिंग द लाइट इन सेम. उनके तीन कंडीशन है, उसकी तीन चीजें सेम होनी चाहिए. क्या क्या, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड फेज. अगर ये सेम है देन इट इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. देखिए ये हमारी एक वेव है, ये इसकी क्या है, ये ट्रफ और ये ये क्या है इसकी क्रस्ट और ये क्या है इसकी ट्रफ. ठीक है बेटा, अब देखिए कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के मैं ये बताता हूं, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेव और सेम फेज कैसे है. देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं दो वेव्स ले ली हमने, ये ले ली, ये मान लेते हैं y1 और ये y2. देखिए दोनों स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. आगे ये पॉइंट दोनों का सेम है, ये पॉइंट दोनों का सेम है, ये पॉइंट दोनों का सेम है. फेज डिफरेंस क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी एक बराबर है, वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक, वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक वेव सेम है और फेज डिफरेंस भी सेम है. तो ये क्या है, ये कौन सा है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है.
एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसका। हमारे पास फिर दो वेव्स लेते हैं हम। ये ले ली बेटा हमने, देखिए ये O से स्टार्ट है, लेकिन ये O से स्टार्ट नहीं है, ये यहां से O की बजाय मान लेते हैं A से स्टार्ट है ये। तो इनमें फेज डिफरेंस यहीं से है। देखिए इसका ये देखिए ये क्या आ गया, फेज डिफरेंस आ गया। ये क्या आ गया बेटा, ये फेज डिफरेंस आ गया। फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक, इसकी यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन फेज डिफरेंस दोनों का जितना यहां था उतना ही लास्ट तक है। फेज डिफरेंस इज आल्सो सेम, फेज डिफरेंस भी सेम है। देन वी कैन से दैट इज द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है, आपके कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है। अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, व्हाई टू सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। देखिए जैसे हमारे पास मान लेते हैं एक सोर्स ऑफ लाइट का S1 ये है और एक सोर्स ऑफ लाइट हमने S2 ये ले लिया। यहां से भी लाइट एमिट हो रही है, ये देखो ये जा रही है वेव्स इस तरह से, और इसकी वेव्स ये जा रही है इस तरह से। मान लेते हैं ये वेव्स इस तरह से मूव कर रही हैं। अब हमारी हम ऐसे मान लेते हैं कि ये जो आपका S1 था और ये S2, ये देखो ये जा रही है हमारी वेव्स, मान लेते हैं यहां पे पहुंच रही है। दूसरी वेव्स ये इस तरह से ये यहां पे जा रही है। अब टू सोर्सेज ऑफ लाइट क्यों कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी लाइट का कोई एक सोर्स एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है, किस तरह से, चाहे वो हीट से हो चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज से हो, इवन स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट मेड अप ऑफ बिलियन एंड बिलियंस ऑफ एटम्स। तो वो जो बिलियन एंड बिलियन एटम्स ऑफ लाइट हैं उनमें क्या होता है बेटा, ये बिल्कुल आपको याद रखने वाली बात है कि इनमें क्या होता है कि इवन द स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट कंटेन बिलियन एंड बिलियन ऑफ सच एटम्स विच ऑब्वियसली कैन नॉट एमिट द लाइट इन द सेम फेज। कि ये जो बिलियन एंड बिलियन एटम हैं ये कभी भी सेम फेज में लाइट को एमिट नहीं कर सकते हैं। जब ये लाइट को सेम फेज में एमिट नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स टू सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। ये कभी भी दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। आइए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेटा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सुनिए ध्यान से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। हमें पता है अगर हमारे पास एक सोर्स हो लाइट का, मान लेते सिंगल सोर्स है, देन इसका जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। ये इसकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम एम्पलीट्यूड होगा, सेम वेवलेंथ होगी और सेम फेज डिफरेंस होगा। तो ये तो क्या होगा, रिमेन यूनिफॉर्म। बट इफ वी हैव टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट, देन उनका हमने अभी पढ़ा कि टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, टू सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सोर्सेज ऑफ लाइट हैं तो उनमें क्या हो गया, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया लाइट का वो क्या हो गया, उनमें फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, मे बी वेवलेंथ सेम हो सकती है, बट उनमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। तो वो क्या कर जाएंगे, आपस में इंटरफेयर कर जाएंगे। इंटरफेयर कर जाएंगे तो उसमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी। और इंटरफेरेंस क्या है, देखिए द फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। मतलब कि जब दो सोर्सेज ऑफ लाइट आपस में क्या कर जाएंगे, इंटरमिक्स कर जाएंगे, तो उनका जो फेज डिफरेंस है दैट मे बी चेंज, वो चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। और उससे जो नया पैटर्न एक बनेगा दैट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें क्या है, अगर किसी वेव की क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फाल हो जाएगी तो उसका या ट्रफ के ऊपर ट्रफ फाल हो जाएगी, देन रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगी। ऑन द अनदर हैंड इफ द क्रस्ट ऑफ वन वेव fall on the trough of another and trough of one wave fall on the crust of the another, then resulting amplitude क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डार्क फ्रिंज बनेगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। एंड दिस फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस
वाज फर्स्ट ऑफ ऑल वाज डिस्कवर्ड बाई और डिस्कस्ड बाई यंग्स। किसने डिस्कवर किया था? यंग्स ने। तो आइए अब हम करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए यंग्स ने कैसे किया। यंग्स ने मान लेते हैं सबसे पहले ये एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया एस, ठीक है, और ये एक स्लिट ले ली, वहां पे एक हल्का सा होल कर दिया जिससे स्लिट बना दी, और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। व्हाट इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट? मोनो मीन सिंगल, एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। मान लेते हैं यहां से लाइट एंटर कर रही है ऐसे, ये बेटा देखिए मैंने दो तरह की लाइन लगाई, एक तो मैंने ऐसे कैपिटल लगाई और एक डॉटेड लगाई। ये कैपिटल कैपिटल का मतलब है क्रस्ट और ये डॉटेड है, इसका मतलब है ट्रफ। हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव का मतलब क्या है कि हमारी जो लाइट है वो इस तरह से चल रही है, तो कैपिटल लाइन क्रस्ट को डिनोट कर रही है और नीचे का जो ट्रफ का पोर्शन है ये डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहे हैं। अब यंग्स ने क्या किया, ये जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया ये लगभग 0, इसकी जो स्लिट की ली है, स्लिट की विड्थ जो है लगभग 0.1 mm ले ली उसने। ये वेरी नैरो थिक है, ये वेरी नैरो होल है जिससे ये 0.1 mm है, और इससे लगभग ये जो डिस्टेंस लिया उसने स्लिट का, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अवे पे ले लिया। और इसके ऊपर उसने 2 स्लिट, एक का नाम रख दिया S1 एंड एक का S2, और इन दोनों के बीच में लगभग 0.5 mm का डिफरेंस ले लिया। ये कितने, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बेटा? लगभग 0.5 mm, और इससे दूर लगभग 2 मीटर के ऊपर स्क्रीन लगा दी। एक क्या लगा दी बेटा? स्क्रीन। अब इस स्क्रीन के ऊपर देखिए किस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ। इस तरह से आपने क्या करना है, कैसे बनाना है, कंपास लेनी है, कंपास से एक थोड़ा सा ये इस तरह से कंपास से आर्क लगा दीजिए ऐसे, एक कैपिटल एक डॉटेड ऐसे। इस तरह से बेटा बिल्कुल करते जाइए। इसको लगानी कैसे है, एक कैपिटल और एक डॉटेड ऐसे। इस तरह से इसको आगे से आगे कंप्लीट करते जाइए। आप देखिए फिर किस तरह का आपके पास पैटर्न बनता है। ऐसे बिल्कुल दोनों तरफ से बेटा कंपास को उतना ही खुला रखना, जितना इसके लिए लगा रहे हो उतना ही उसके लिए। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा कर देना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे इसको बनाते जाइए। एंड सो अब देखिए किस तरह से बन रहा है। अगर हम यहां से सेंटर से देखें तो देखिए बेटा ये क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल हुई है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। इस तरह से मैंने इसको के सीधा आगे मिला दिया। ये इनको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि crust of one wave fall on the crust of the another and trough of one wave fall on the trough of the another। तो ये क्या बन गया बेटा आपके पास? ये बना आपका सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या है? ये जो फ्रिंज बनी है बिल्कुल ब्राइट है, बिल्कुल सेंटर पे बनी है, इसका नाम दे दिया हमने क्या? सेंट्रल मैक्सिमा।
अब दूसरे नंबर पे देखिए, अगर हम देखिए क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, इसके बिल्कुल साथ चलेंगे, ये देखिए ये क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, इस तरह से पहले इसको सेंट्रल मैक्सिमा को ये कैसे फाल हुई है, एक ट्रफ के ऊपर दूसरी ट्रफ और एक क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव की ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो गया इसका, ये देखिए इंक्रीज, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो गया इसका, इंक्रीज हो गया। दूसरी तरफ ये देखिए ट्रफ के ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट, ये फाल हुई है, ये इससे पास वाला नेक्स्ट, ये क्या बनी, इधर को डार्क फ्रिंज बनी, ये इसको आप ऐसे इसको बीच से कवर कर देंगे, डार्क कर देंगे, इसका डार्क ये शो कर रहा है कि नेक्स्ट फ्रिंज इधर को भी डार्क बनी है। डार्क कैसे बनी है, ये देखिए हम ऐसे इसके बिल्कुल पास में इसको शो कर देंगे कि मान लेते हैं एक वेव की ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, तो इसके ऊपर ये क्या हो गया, ट्रफ फाल हो गई क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो गया बेटा, डिक्रीज। सेम इस तरह को ऊपर की ओर देखिए, ये क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट एंड सो ऑन, ये भी क्या बनी है आपकी, ये भी आपकी पास में क्या बन गई, डार्क फ्रिंज बन गई। इसको यहां उतार देता हूं मैं, कैसे बनी है ये, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे देखिए, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो गया बेटा आपका, इंक्रीज। ऐसे इस साइड को क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ये इसको मैं यहां उतार रहा हूं, इसको मैंने यहां शो कर दिया, ये क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर क्या हो गई, क्रस्ट फाल हो गई, ट्रफ के ऊपर ट्रफ फाल हो गई, देन रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। यहां पे भी क्या हो गया बेटा आपका, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज। इसको कैसे शो करेंगे, ऐसे ओपन, बिल्कुल ओपन। ओपन का मतलब क्या हो गया, ये आ गई आपकी क्या, ये सेंट्रल मैक्सिमा था, ये क्या आ गया, फर्स्ट मिनिमा। मिनिमा मतलब ये आ गई आपकी डार्क या डिस्ट्रक्टिव। ये फिर कौन सी आ गई, ब्राइट। ब्राइट मीन कंस्ट्रक्टिव, ये भी डार्क, ये ब्राइट एंड सो ऑन। अब देखिए क्या हो गया, यहां पे जो डॉट थे ये कंस्ट्रक्टिव को, ये जो डार्क वाले, इनको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये लो, ये ऐसे आप क्रॉस लगा देना इन पे। ये क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ है और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट है, इनको ये इस तरह से। द डॉट रिप्रेजेंट व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अनदर एंड ट्रफ of one wave fall on the trough of the another, then the resulting amplitude of the wave will increase and on the screen जो लगभग 2 मीटर अवे है, उसके ऊपर हमारा कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ऑन द अनदर हैंड क्रॉस, जो क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, द ट्रफ ऑफ वन वेव fall on the crust of the another and crust of one wave fall on the trough of the another. That's why the resulting amplitude of the wave will decrease and there is a formation of the destructive or the dark fringe on the screen. ये था बेटा आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको अच्छी तरह से नोटबुक के ऊपर आपने उतार के देखना है, कंपास की सहायता से उतरेगा। और दूसरी बात, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन क्या है। तो एक छोटी सी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। वो है कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आइए बेटा अब डिस्कस करते हैं कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने 2 वेव्स ली थी, तो लेट यहां से करते हैं, लेट y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, क्वेश्चन 1, एंड y2 इज इक्वल टू a की जगह क्या ले लिया हमने b
sin omega t plus phi, where a and b are the amplitude of the wave and phi is the phase difference between them. उन दोनों की जो फेज डिफरेंस कितना ले लिया दोनों वेव्स के बीच में, फाई ले लिया हमने. Therefore, according to प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. क्या बन गया बेटा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t प्लस फाई. ये क्या बन गया बेटा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t प्लस फाई, यानी कि साइन a प्लस बी. साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. लिख दीजिए क्या बन गया, b साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा t साइन फाई. ये आ गया हमारे पास. देखिए इसमें भी साइन ओमेगा टी कॉमन है, इसमें भी साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो मैंने क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस, यहां पे बेटा साथ में b आएगा, क्या बन गया, कॉस ओमेगा टी इंटू बी साइन फाई. ये आ गया. अब मैंने एक अजम्पशन ले ली कि लेट a प्लस बी, मैंने क्या मान लिया कि ये जो a प्लस बी कॉस फाई है इसको मान लिया मैंने इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा. ये आगे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 3 को जरा यहां पुट करके देखिए क्या बन गया, y इज इक्वल टू, ये क्या बन गया बेटा, साइन ओमेगा टी आर कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी ये बन गया. तो ये क्या बन गया, दोनों में बेटा r कॉमन है, r से क्या बन गया, r इंटू साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा. ये क्या बन गया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. नाउ इसके बाद क्या करना बेटा, हमने ये जो हमारी इक्वेशन 3 थी, इसमें 2 इक्वेशन थी, इनको क्या करिए, स्क्वायर करिए और ऐड करिए, फिर देखिए क्या आता है बेटा हमारे पास. इसमें क्या आ गया हमारे पास, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3. क्या बन गया बेटा, यहां से शुरू कर रहे हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस नॉट प्लस इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस फाई स्क्वायर प्लस बी साइन फाई स्क्वायर. नाउ ओपन द ब्रैकेट. क्या बन गया बेटा, देखिए इसमें आर स्क्वायर कॉमन है दोनों में, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर बन गया बेटा, 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. ये आ गया हमारे पास. अगेन आर स्क्वायर इंटू 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बना बी स्क्वायर कॉस फाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. मैंने क्या किया, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया बेटा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई. ये बन गया हमारे पास. अगेन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 2ab cos ऑफ फाई. And what is the value of r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos
5। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, अब इससे आगे हम क्या करेंगे, नाउ एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो देखिए हमने मान लिया कि लेट I1 इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू के बी स्क्वायर एंड IR इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। ए का ले लिया हमने I1, बी का ले लिया I2 और ये जो R है इसका ले लिया IR। यहां से क्या आ जाएगा, देखो बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू I1 अपॉन के एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू I2 अपॉन के एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू IR अपॉन के। एंड ए किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट I1 अपॉन के, बी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, अंडर रूट I2 अपॉन के, और R किसके बराबर आ जाएगा बेटा, IR अपॉन के अंडर द रूट। ये जो ये वैल्यूज मैंने लिखी, इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, आर स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, IR अपॉन के। क्या बन गया ये, IR अपॉन के इज इक्वल टू ए स्क्वायर किसके बराबर है, I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के प्लस 2AB, ये 2 आगे ए क्या है, अंडर रूट I1 अपॉन के बी अंडर रूट I2 अपॉन के इंटू कॉस ऑफ फाई। इसमें मैंने ये पुट कर दिया। अगले स्टेप में ये के ए भी अंडर रूट के नीचे, ये भी अंडर रूट के नीचे, के स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, IR अपॉन के इज इक्वल टू I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के प्लस 2 अंडर रूट I2 अपॉन के कॉस ऑफ आई। बेटा के से ये के कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बच गया, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई। ये आ गया। तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है, ये इंटेंसिटी आ रही है, इट डिपेंड अपॉन कॉस फाई। सो इट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कॉस फाई के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइए देखते हैं कंडीशंस फॉर मैक्सिमा और मिनिमम कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए बेटा कंस्ट्रक्टिव कॉस फाई की वैल्यू, पहले यहां पे एक रफ डिस्कशन करते हैं हम। हमें पता है ये क्या है, ओरिजिन ये 0, इट इज पाई बाई 2, दैट इज पाई, इट इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास। तो कॉस की वैल्यू यहां पे 0 में क्या होती है, 1 0 -1, यहां पे 0 और यहां पे फिर कितनी हो जाती है, पाई यहां पे कितना आ जाता है, 2 पाई पे फिर 1 हो जाती है। तो कॉस की वैल्यू देखिए फिर कितना आएगा यहाँ पे, 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, आइदर 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे या 8 पाई पे। तो मैं एक ऐसे इसको जनरल रूप में लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। किसके बराबर है ये, फाई 2n पाई के बराबर है। इसके ऊपर मैक्सिमम आएगा, मैं लिख दिया फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फॉर मैक्सिमम, आई शुड बी मैक्सिमम, ऐसे लिख देते हैं, आई शुड बी मैक्सिमम, आई
should be maximum if phi is equal to 2n pi। phi किसके बराबर हो? 2n pi के बराबर हो। where n is equal to 0, 1, 2 and so on। ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए? n की होनी चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि इफ x is the path difference between two waves, जो पॉइंट किसी पॉइंट पे मिले उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो? x हो। देन x किसके बराबर होता है बेटा? x इज इक्वल टू लैम्डा फाई अपॉन 2 पाई। क्या होता है? x इज इक्वल टू लैम्डा फाई अपॉन 2 पाई। रख दीजिए वैल्यू, क्या आ गया? x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। फाई की वैल्यू कितनी बेटा? 2n पाई इंटू 2n पाई। देखिए पाई ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू n लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा क्या था? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। जब एक क्रस्ट, ये देखिए ये थी वेवलेंथ, ये कितना है? ये लैम्डा बाई 2, ये कितना है? लैम्डा बाई 2। जब इन दोनों को मिलाया तो क्या बना था? एक कंप्लीट एक वेवलेंथ बनी थी। जब एक कंप्लीट वेव होगी उसके ऊपर जो बनेगा वो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी आपकी। पता चल गया बेटा? कंप्लीट वेव के ऊपर। आप करते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेम वही चीज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई शुड बी मिनिमम इफ फाई की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा? इफ फाई इज इक्वल टू, देखिए फिर आप डिस्कशन करते हैं एक बार। यहां पे 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। यहां पे तो वैल्यू क्या आ रही थी? 1, 1, 1 इस तरह से आ रही, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और इधर क्या आ रही थी? -1। तो यहाँ पे वैल्यू 0 से भी कम है, माइनस है, मिनिमम है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? पाई, फिर कितना आएगा? 3 पाई, फिर कितना आएगा बेटा? 5 पाई, फिर 7 पाई एंड सो ऑन। तो इसका भी मैं एक जनरल फार्मूला अब हम बनाएंगे। जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा इसका? फाई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? फाई इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई। n की वैल्यू 1 रखो, 1 रखा कितना बन गया? 2 - 1 1, तो कितना बन गया? 1 पाई। 2 रखेंगे, 4 - 1 3 पाई, 3 रखेंगे, 6 - 1 5 पाई, 4 रखेंगे, 8 - 1 7 पाई। तो ये बन गया एक फार्मूला। तो मैं इसको मिटा देता हूं। Therefore, minimum if phi is equal to कितना हो? 2n-1 into pi. Again, if x is the where n is equal to 1, 2, 3 and so on. Again, if x is path difference, मान लेते हैं x क्या हो? path difference हो, then ये क्या बन गया? x is equal to lambda phi upon 2 पाई। क्या बन जाएगा बेटा? आगे लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 2n-1 इंटू 2n-1 इंटू पाई। देखिए बेटा पाई से पाई कैंसल आउट, व्हाट भी है? x इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है? इसमें क्या आ रहा था? कंप्लीट लैम्डा, और इसमें कितना आ गया? लैम्डा बाई 2, यानी कि हाफ वेवलेंथ आ गई। तो रिजल्ट क्या निकल गया हमारे पास? इसका रिजल्ट ये निकल गया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ए पॉइंट इज दैट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग एट ए पॉइंट शुड बी ऑड इंटीजर ऑफ पाई है, एंड इट इज द डिस्ट्रक्टिव ऑन द हाफ वेवलेंथ। किसके ऊपर आएगा ये? डिस्ट्रक्टिव आएगा हाफ वेवलेंथ के ऊपर, और कंस्ट्रक्टिव आएगा फुल वेवलेंथ के ऊपर। दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी। ओके बेटा, थैंक यू।